हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स भाग पार्ट 1 यानी कि फिजिक्स भाग 1 की एक यूनिट खत्म हो चुकी है। उसे आपने अलग कॉपी में बना लिया होगा। अब ये जो फिजिक्स भाग 2 है इसकी कॉपी अलग बनेगी, ठीक है। इसमें भी 35 मार्क्स का आएगा। इस बुक से, पहले वाली बुक से भी 35 मार्क्स का आएगा। तो इस प्रकार से पेपर पूरा 70 मार्क्स का हो जाएगा। अब देखिए, मैंने इसकी पूरी पहली यूनिट लिख दी है, यूनिट फर्स्ट। इस भाग 2 की पहली यूनिट है जिसका नाम है प्रकाश की। लाइट भी बोल देते हैं, ठीक है। इस यूनिट में से 13 नंबर का आएगा। तो आप 35 में से 13 नंबर केवल इस यूनिट में से आएगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ये यूनिट कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी एक शानदार से अलग से कॉपी बनाएंगे, शानदार नोट्स बनाएंगे। पहले पेज पर ये लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। इसमें कितने लेसन है? 9 लेसन है। मैंने इन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट भी डाल दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स करने हैं। इजी है और स्कोरिंग पेपर है, ओके। तो देखिए, सब पहला इसकी यूनिट, पहला लेसन मैं आज स्टार्ट करूंगा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। दूसरा फिर ये है, इसी सीक्वेंस से मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। इसी प्रकार से इन लेसन्स की वीडियो आपके पास आती चली जाएगी कंप्लीट, बिल्कुल जैसे क्लास में होता है, जैसे किसी कोचिंग में होता है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में होता है, बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में, उस तरह से मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है ना। इस मौके को चूकना मत। और सब स्टूडेंट्स मेरी हर वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता रहे कि बच्चे में कितना जोश है, कितने इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो देखिए, आप इसका ले लेंगे। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लेसन नंबर फर्स्ट, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, इसका पहला चैप्टर मैं नाम भी डाल देता हूं जो मैंने अभी उसमें भी लिखा था, लेसन नंबर 1, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये चैप्टर का हमारा नाम है। इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं टोटली इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जैसे कि आप अभी तक कुछ नहीं जानते, ठीक है। प्रकाश आप जानते ही है, ठीक है। प्रकाश से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश जब किसी चीज से टकराकर वापस लौटता है, बस वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसका यूज क्या है? परावर्तन से हम प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम अब इसे पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर पहला, यही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम लिखिए, इसके नियम लिखिए, और भी आएगा। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो हेडिंग डाल देंगे प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल नोट्स में शानदार बनाइए। प्रकाश का, बिल्कुल भी आलस्य मत कीजिए। एक बार नोट्स बन जाएंगे, आधा काम फिनिश हो जाएगा, बस फ्री में तैयार करना रहा करेगा। प्रकाश का सॉरी परावर्तन, हेडिंग डाला, पढ़ा होगा आपने, लेकिन
क्या पढ़ा, अब हम बताते सिखाते। देखिए प्रकाश का परावर्तन समझिए इसे स्टूडेंट्स, ये कोई सरफेस है, ठीक है। कैसी सरफेस है, चिकनी। चिकनी का मतलब हमने इधर पॉलिश कर दी, क्या कर दिया हमने, इसे पॉलिश कर दी, ठीक। अब देखिए, अब एक कोई प्रकाश की किरण आई ऐसे, तो ये उतने ही एंगल से ऐसे चली जाएगी टकरा करके, ये इसका अभिलंब है। जहां पर हमने प्रकाश किरण आपतित करी, ये यहां पर आप उसका क्या होता है, अभिलंब होता है। ये प्रकाश की घटना होती है। देखो ये पहली किरण आपने ऐसे करी, तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होता है। ये तो प्रकाश के परावर्तन की अपेक्षा दूसरों का भी रोल यही होता है। हर चीज वस्तु को देखो, मैं आपको यहां से टच करूं तो ये ऐसे नहीं जाएगी, ये उतने ही एंगल से उधर जाएगी। तो ऐसे प्रकाश का होता है, प्रकाश टकराकर उसी एंगल से वापस उसी माध्यम में चला जाता है। तो शानदार आप चित्र बनाएंगे। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर ये क्या है, आपतन बिंदु। ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बनाते हैं। आप भी चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में शानदार। ये देखिए, ये हम चित्र यहाँ पर साइड में बिल्कुल, ये लीजिए, ये क्या होगा, यहाँ पॉलिश, यानी कि ये क्या कर दिया हमने, चिकना पृष्ठ कर दिया। इसका मतलब ये है कि प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जाने का, ठीक है। ये इसका आपतन बिंदु है यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, इसमें मैं ये एक प्रकाश किरण में भेज रहा हूं ऐसे, ये इसका अभिलंब है, इस पर बिल्कुल अभिलंब, ये जितने एंगल से उतने ही एंगल से ये चली जाएगी। ये कौन सी किरण हुई, आपतित किरण। मैं इस पर लिख भी देता हूं, आपतित किरण। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। कैसे हो गई ये, परावर्तित किरण। देखिए बहुत अच्छी तरह समझिए, परावर्तित किरण। तीरों का विशेष महत्व, तीर आप जरूर लगाएंगे। इसका मतलब ये कि किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, तीर से ही तो दिखाएंगे आप। ये अभिलंब है, ये है अभिलंब। ये अभिलंब है। अब इसको हमें, ये नॉर्मल है अभिलंब, इसको मैं एन पॉइंट दूंगा। क्या दूंगा, एन। हमेशा जहां पर आपतित इंसिडेंस होंगे उसको क्या दूंगा, एन पॉइंट। यहाँ अब देखिए, ये कौन कौन कहां से नापेंगे, अभिलंब से। एक एक बात मैं जब भी बोल रहा हूं आपको, पढ़ा तो आपने हाई स्कूल में भी होगा, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस तरह से पढ़ेंगे आप। तो एंगल कहां से नापेंगे, अभिलंब से। देखो ऐसे नाप नहीं नापोगे, ऐसे नापोगे। ये है आई, आपतन कोण, और ये है इधर से ऐसे, ये है परावर्तन कोण। आप कहोगे सर आई क्यों लिखा, आई इंसिडेंस एंगल। आई क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पर, आई, जो ये आई है यहां पर, वो है इंसिडेंस एंगल, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण होता है। और रिफ्लेक्शन एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, तो आर से स्टार्ट होता है। ये है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो कौन सा होता है, परावर्तन। तो ये स्टूडेंट्स आप बहुत शानदार सा चित्र बना लेंगे, ठीक है। ये पृष्ठ है, इसको भी लिख सकते हो चिकना पृष्ठ, ये लीजिए। तो आप इस चित्र को शानदार रूप से बनाएंगे और देखिए आप इसे लिखेंगे कैसे। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने पृष्ठ
निचले पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसी माध्यम में लौट आती है। प्रकाश की यह घटना है, ये गुण नहीं है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, ये चित्र बना देंगे। ठीक, अब परावर्तन के नियम देखिए। परावर्तन के नियम क्या, हेडिंग आप डालेंगे परावर्तन के नियम। ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, केवल यही पूछ लिया जाता है परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू दिस। देखिए परावर्तन के क्या नियम है। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक लिखेंगे। देखिए नंबर एक, ये जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है, ठीक है, ये बराबर होते हैं हमेशा। आपतन जैसे मैं लिखूंगा वैसे लिखेंगे, चित्र बना के लिखेंगे आप। आपतन कोण, आपतन कोण को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, आपतन कोण आई, तथा परावर्तन कोण को आर बराबर होते हैं, अर्थात एंगल, ये एंगल का चिन्ह है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और आपको पता है इसे आप क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। ये है। नंबर दो, आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, जैसे ये बोर्ड के तल में है, ठीक है ना। फिर इसे बहुत अच्छी तरह समझिए। जैसे आपतित किरण ये है, ये वाली आपतित किरण है, तो ये ऐसे नहीं जा सकती। देखिए देखो इस पेंसिल को देखो, ये किरण ऐसे नहीं जा सकती, इसके तल में ही जाएगी। जैसे ये समझ गए ना, ऐसे नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी। ये भी इसके बोर्ड के तल में, ये भी ऐसे। ओके, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसे करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक दर्पण। दर्पण, ये एक शब्द है दर्पण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। तो देखिए क्या होता है, मैंने ये एक खोखला गोला लिया, कांच का गोला, खोखला, ठीक, कांच का खोखला गोला लिया। सॉरी, मैं इसी का लिखता हूं, बहुत ध्यान समझिए, उसकी वास्तविकता को देखिए। ये कांच का खोखला गोला है, पारदर्शी, पारदर्शी है, कांच का खोखला, अंदर से खोखला है और पारदर्शी है। अगर देखिए इतने हिस्से पर मैं इसके कुछ हिस्से पर बाहर पॉलिश कर दूं, पॉलिश को मैं ऐसे कर, ये
ये लीजिए, ये पॉलिश कर दी मैंने, इतने हिस्से पर इसके पीछे इधर बाहर की तरफ मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये पॉलिश कर दी ब्लैक कलर की या किसी भी कलर की। ये तो देखिए इस अब यहाँ से मैंने काट लिया, ये यहाँ से काट लिया, तो देखो इसका रूप क्या होगा, ऐसे, यही हुआ ना। ये लीजिए, ये इसके जो दबा हुआ भाग है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है, दबा हुआ भाग। ठीक, अगर आप देखिए, अगर अब मैं यहाँ पर इसे काट लूं बीच में से, ये लिए काट लिया, आप कैसे करोगे सर, यहाँ से काट लिया और काट करके मैंने, ये लीजिए, काट करके मैंने अंदर पॉलिश किया, आपकी बाहर कहां पर पॉलिश की, अंदर, देखिए, ये लीजिए। ठीक, तो देखिए ये तो इसका रूप होगा ये अंदर, ये तो परावर्तक पृष्ठ ये उभरा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये उभरा हुआ है, इसका दबा हुआ है परावर्तक पृष्ठ, है ना। तो ये कौन सा हो, तो ये जो मैंने आपको दो आकृति बताई, ये क्या कहलाएगी, दर्पण। यानी कि दर्पण एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ होता है जिस पर परावर्तन की क्रिया हो सकती है, सीधी सी बात है बस। ठीक है, तो दर्पण क्या होते हैं, दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है, वो सीधा भी हो सकता है जिस पर परावर्तन की क्रिया होती है। देखिए दर्पण मैं लिख देता हूं, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दर्पण एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पर परावर्तन की क्रिया होती है, जिस पर प्रकाश के परावर्तन की क्रिया होती है, परावर्तन की क्रिया होती है। आप सीधा लिखिए, परावर्तन की क्रिया होती है, पेपर में नहीं आएगा, नॉलेज। ठीक है, ये देखिए परावर्तन क्रिया होती है। अब देखिए दर्पण के प्रकार देख लीजिए, दर्पण के प्रकार ये नोट्स में लिखे ना बच्चे, मैंने इसलिए क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि इस पर क्वेश्चन नहीं आते दर्पण के प्रकार, लेकिन हमें ये आगे हेल्पफुल होंगे। ठीक है, देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, परवलयाकार भी होता है, आकृति के उससे। ठीक है, दर्पण के प्रकार में वैसे लिख देता हूं, देखो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये इसका दबा हुआ भाग है, ये इधर है, परावर्तक पृष्ठ क्या है, दबा हुआ है। मैं लिख भी देता हूं, परावर्तक जो पृष्ठ है, यानी कि जहां पर लाइट इधर से पड़ेगी इधर रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ, तो ये कौन सा होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए, अगर ये लीजिए, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, इधर पॉलिश कर दी। ठीक है, तो देखिए इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ, तो ये कैसा होगा, उत्तल, उभरा हुआ है ना, उभरे हुए के कारण उत्तल पृष्ठ, ये क्या उत्तल दर्पण हो गया। दर्पण क्यों है, क्योंकि पॉलिश हो रही है। ठीक है, पॉलिश होगी जब तो परावर्तन की क्रिया होगी। ठीक, अवतल दर्पण है, अवतल का मतलब गड्ढा, ये गड्ढा हो गया। ठीक, अब देखिए एक सीधा ही है, देखिए ये लीजिए, ये बिल्कुल समतल है, ये लीजिए, ये समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण। ये अब देखिए इनके दर्पण के प्रकार, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। हम सिर्फ इनके ये करेंगे भाई अवतल दर्पण कैसा होता है, कभी नहीं पूछा जाएगा, हम इनके उपयोग करेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहां पर होता है, अवतल दर्पण, बल्कि मैं लिख देता हूं इसके बारे में, अवतल दर्पण का पृष्ठ ये होता है नंबर 1। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अवतल दर्पण, इसका उपयोग या ऐसे लिख लीजिए, अवतल दर्पण है ना, इसके
इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से, हमेशा नहीं होता लेकिन जब हम करते हैं वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है। अर्थात ये चीजों को बड़ा करके दिखाता है, अर्थात उसकी जनरल उत्तर नहीं, अर्थात यह है वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। अतः इसका उपयोग, अतः इसका उपयोग डॉक्टर कान, नाक, गले की आंतरिक, कान नाक गले को देखने, है ना, कान नाक गले को देखने में करते हैं। तो बड़ा होकर देखेगा तो अच्छी तरह देखने में करते हैं। ये ठीक, इसका उत्तल दर्पण का उपयोग देखो, ये ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की एक विशेषता है, मैं लिख भी देता हूं, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा व सीधा बनता है, वस्तु से छोटा व सीधा बनता है, छोटा सीधा बनता है, ठीक है, छोटा, ये जैसे पेंसिल है तो ये इतनी सी बनेगी, ठीक है। अतः इसका उपयोग, अतः इसका उपयोग बैक मिरर, बैक, सॉरी, इसका उपयोग, चलो, बैक मिरर जो ड्राइवर के पास लगा रहता है, ठीक है, बैक मिरर के रूप में पीछे से आते वाहनों को देखने के काम में आता है। काम में आता है, ठीक है। उपयोग, इसका उपयोग किसमें, बैक मिरर के रूप में, ये बहुत पूछा जाता है। समतल दर्पण देख लीजिए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का होता है, वस्तु के आकार का, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स अपने नोट्स में लिखे ना, नॉलेज के लिए, ठीक है। दर्पण वगैरह इसमें है। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए उनको आप, क्योंकि इंटर में है, इंटर में हाई स्कूल का नहीं आएगा ये सब चीजें हाई स्कूल की, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये काम में आएगी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स देखिए, नोट्स बनाएंगे आप, नोट्स लिखेंगे,
इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, जो क्वेश्चन आएंगे मैं क्वेश्चन के रूप में ही कराऊंगा। नोट्स देखिए, नहीं तो दर्पण की फोकस दूरी, क्योंकि कोर्स में है तो विकल्प में पूछ सकते, दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता दिखाऊंगा भी मैं, वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है देखिए, मैं उसका दिखा दूं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, कैसा है ये अवतल दर्पण, इधर पॉलिश कर दी, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए इसे। अगर मैं इसके गोले को पूरा करूं, देखो ऐसे गोला पूरा कर दिया मैंने, गोला, वृत्त नहीं है, गोला, गोला, ठीक। तो जो इसका केंद्र है वही इस दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा बना के दिखा देता हूं, जो जिससे इसे बढ़ेगा, ये लीजिए, ठीक है। ये इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, कभी नहीं पूछेंगे, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान होना चाहिए कि दर्पण जिस गोले का भाग है, दर्पण जिस गोले के भाग है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्रों का, ठीक है। ये लीजिए, अब मैं मिटा रहा हूं इसे, देखिए ये इसके जस्ट बीचों बीच सेंटर में, सेंटर में बिल्कुल इसका क्या होता है, ध्रुव होता है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्रुव। ये वक्रता केंद्र है, ये पी, पोल, ध्रुव। देखो आपने देखा होगा दर्पण इस तरह से है, इसका जो एक केंद्र है, जो केंद्र है वो इसका क्या होगा, ध्रुव, ध्रुव होगा, पोल। अब इन दोनों रेखा को आप मिला दीजिए, इसको मिलाइए, तो ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष, ये है आप इसकी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक। अब देखिए ये वक्रता केंद्र होगा। अब इसकी एक विशेषता है, अगर प्रकाश की कोई किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर से गुजारोगे, ठीक, तो वो इसके फोकस बिंदु से होके जाएगी, यह तीर का निशान दिखाएंगे, ठीक है ना। कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई, इससे परावर्तित होकर ऐसे आ गई, ठीक, तो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ये वक्रता केंद्र है, तो ये वक्रता त्रिज्या होगी, मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहां से दूरी, यहां से नापते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी एफ, ये क्या है, फोकस बिंदु। फिर समझ लीजिए, यदि प्रकाश की कोई किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वह फोकस बिंदु होता है, और सारी दूरी हम यहां से नापेंगे स्टूडेंट्स, इसे दूरी कहां से नापेंगे, पी से, पोल से, ठीक है ना। जैसे हम सारी सड़कों की लंबाई या सारी सड़कों की लंबाई कहां से नापते हैं, बस अड्डे से। जैसे मेरठ है, मेरठ से जितनी भी सड़कें इधर से उधर जा रही है, ठीक है, तो सारी दूरी हम कहां से नापेंगे, उसके बस अड्डे से, या कोई एक पॉइंट ऐसे डिसाइड कर लेते, तो ये समझ लीजिए ये इसका बस अड्डा है, सारी दूरी यहाँ से नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। अब देखो जितनी ये है उतनी ही है, यानी कि ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो एफ 2f किसके बराबर होगी, आर के, तो आर बराबर क्या होगा, 2f। बस चित्र बनाइए, आइए, तो ये विकल्प में आ जाता है, किसके लिए, ये विकल्प के लिए, मैं पहले बता दूं, वैसे कभी नहीं पूछा जाएगा, विकल्प के लिए कि वक्रता त्रिज्या उसमें क्या संबंध होता है, ठीक है। आर बराबर 2f को याद रखिए, जो वक्रता त्रिज्या, देखो याद है, ये f है तो ये भी कितनी होगी, f होगी, तो ये f और ये f 2f होगी, और ये किसके बराबर होगी, इस वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। तो स्टूडेंट समझ गए, ठीक है। और समझ लीजिए, देखिए दर्पण की फोकस दूरी, ये इधर की ओर है, कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण, इधर की ओर है तो माइनस लेंगे। आप देखिए साइन प्रॉपर्टी हम ऐसे लेंगे जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, ये क्या होगा, मूल बिंदु होगा, इधर की दूरी किस में होती है, पॉजिटिव, इधर की दूरी किस में होती है, निगेटिव, ऊपर की दूरी भी किस में होती है, पॉजिटिव, नीचे की दूरी निगेटिव, ऐसे होता है ना स्टूडेंट्स। अब बताओ, आप यहाँ से इधर की ओर चल रहे हैं, ये वाला मूल, तो ये दूरी तो किस में होगी, निगेटिव में, तो इसलिए इसकी जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की
फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये सब स्टूडेंट आप नोट्स में बना लीजिए, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब देखो मैं उसमें भी करके दिखाता हूँ, उत्तल दर्पण में भी। ये है उत्तल दर्पण। और स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह समझिए, परावर्तक पृष्ठ हम हमेशा क्या रखेंगे, इधर की ओर, इस तरफ। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो बाहर की ओर, कभी भी आप उसे ऐसे नहीं बनाओगे, ठीक है, पॉलिश पीछे करोगे ऐसे, यानी कि परावर्तक पृष्ठ कहाँ होनी चाहिए, इधर, इस तरफ, ये उधर नहीं होना चाहिए। देखिए ये इसका पोल है, अगर देखिए आप इसे पूरा करोगे तो इधर ही आएगा ना, तो और ये इसका पोल है, तो ये इसकी क्या होगी, मुख्य अक्ष। ये लीजिए, ये अगर मैं इसे पूरा करूंगा तो ये क्या होगा, सी, ऐसे तो होगा सी, ये लीजिए इसका सी होगा। प्रकाश की किरण, आप प्रकाश की किरण हमेशा इधर से चलेगी, प्रकाश की किरण मैंने एक मुख अक्ष के समांतर चलाई, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, कहां से होकर जाएगी, फोकस से। अब इधर तो प्रकाश किरण जा नहीं सकती क्योंकि इधर क्या है, पोलिस है, तो इधर से आती हुई प्रतीत होगी। कहां से आती हुई प्रतीत होगी, यहां से, तो ये ऐसे जाएगी। देखा स्टूडेंट्स, ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी, और यही क्या होगा, इसका फोकस बिंदु। थोड़ा सा तो ले लीजिए, क्योंकि फिर यहां से यहां तक वही एफ, और ये भी एफ, तो इसके वो तो आर बराबर 2f। ये उत्तल है, ये क्या है, आर बराबर 2f। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए कैसी होगी। इधर इधर की ओर कैसे नापेंगे, पॉजिटिव, इधर से इधर की ओर तो पॉजिटिव नापोगे तो दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक, रिलेशन वही होगा। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने अवतल दर्पण ले लिया, मैंने उत्तल दर्पण ले लिया, ठीक है। आप देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। समतल दर्पण की नोट, ये नोट्स लिखो अलग से, ये नोट्स नंबर 1 लिखना, ये नोट्स नंबर 2। देखिए बताइए, ये होता है समतल दर्पण। देखना स्टूडेंट्स, बताओ इसे कहाँ घुमाओगे, ये तो अनंत पे जाएगा, घूमेगा ऐसे। अगर देखो मैं इसे थोड़ा सा कर्व बना देता ऐसे, तो ऐसे घुमा देता ऐसे, ये लीजिए इसका वक्रता केंद्रीय हो जाता, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने सीधा करा, सीधे कहाँ घुमाओगे, ठीक है, तो सीधे से गोला कहाँ बनाओगे, तो बन ही नहीं सकता, तो जाके कहाँ पर बनेंगे, अनंत से होकर आएगी, अनंत से, ठीक। तो इसकी फोकस दूरी किस पर होगी, अनंत पर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। भाई जब इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होगी तो फोकस दूरी कितनी होती है, लिख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। समतल, जो स्टूडेंट्स किसी कंपटीशन, छोटे कंपटीशन या बड़े कंपटीशन की भी तैयारी में है या उन पे भी निगाह है, तो मेरी बात को नोट करते रहिए, ये जो नोट्स है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, मैंने बता भी दिया, फोकस दूरी अनंत होती है, अनंत। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। तो ये फोकस, ये तो फोकस त्रिज्या में संबंध मैंने बताया तार बराबर 2f, इसकी बन गया। तो नेक्स्ट तो देखिए फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, यहाँ न्यूमेरिकल यानी कि वो नहीं है, दर्पण की फोकस दूरी। नोट नंबर 3, नोट्स 3, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निम्न होता है, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र निम्न होता है, क्या, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां भैया तो फोकस दूरी है ही, जब हम डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं तो उसमें v क्या है, दर्पण के ध्रुव से, सारी दूरी कहां से नापेंगे, दर्पण के ध्रुव से, जैसे मैंने p से रिप्रेजेंट किया था ऐसे, जैसे मैंने बनाया था, तो यहां से, तो दर्पण
दर्पण के ध्रुव से, या दर्पण से कह देते कई बार, तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, वेरी सही, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। सारी दूरी हम कहां से रखें? ध्रुव से वस्तु की दूरी। ठीक है स्टूडेंट, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो दर्पण में बस छोटी छोटी ये बातें तैयार कर लीजिए। मैंने नॉलेज के लिए पढ़ाया, पेपर में सिर्फ इसमें मैंने जो क्वेश्चन लिखवाया, परावर्तन के नियम लिखिए, वो आता है। ठीक है, तो परावर्तन सिर्फ इतना सा ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, जो कि अब इंटर में है, टोटल अपवर्तन। ठीक है, तो अब हम अपवर्तन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या था? शुरू में देख लीजिए, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सुंदर तरीके से स्टार्ट करना है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, या पेपर में आएगा, जिस रूप में आएगा मैं उसे उसमें लिख देता हूँ। नोट्स बनाइए शानदार, किसी का इंतजार मत कीजिए, घर बैठे नोट्स बनाइए, पढ़िए और घर बैठे ही अपने फ्यूचर का निर्माण कीजिए। देखिए, तो हेडिंग डाल लेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, अलग कलर से डालेंगे, प्रकाश का अपवर्तन ब्लैक से डाल लीजिए, नीले से लिख लीजिए। देखिए प्रकाश का अपवर्तन कितना, ये लीजिए, देखिए प्रकाश का अपवर्तन। मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा कोई क्या है? माध्यम। ठीक, ये हमारा क्या है? माध्यम है। ये किसी माध्यम की पृष्ठ सीमा है, इससे इस लाइन से ऊपर ये किसी माध्यम की क्या पृष्ठ सीमा है, इसके ऊपर माध्यम अलग है, माध्यम, इसको नाम देते हैं मैंने 1 और ये माध्यम 2। ठीक, चलो मैं आपको वास्तविकता दिखाता हूं। जैसे आपके गांव में तालाब होता है, ये लीजिए, ये जल हो गया, ये जल हो गया। ठीक है भाई, तालाब में तो जल ही होगा। और आप केवल ये देखते हो ऊपरी सतह, ठीक है, ये इसके यहाँ मछली वगैरह होती है अंदर, ठीक है ना। आप देखिए, और ये क्या है? वायु, ये तो जल हो गया, और ये क्या है? वायु, ऊपर वायु है भाई, तालाब के ऊपर, जिसे आप झोड़ बोलते हैं गांव में सीधी सी भाषा में, ठीक है, ऊपर क्या है? वायु। अब देखिए इसमें परावर्तन की क्रिया कैसे होती है। यहाँ मैंने सबसे पहले क्या खींचा? एक अभिलंब खींचा। अभिलंब इसलिए खींचते हैं क्योंकि सारे एंगल हम इससे नापते हैं। हर एक चीज का ऑब्जेक्ट समझिए, उद्देश्य समझिए स्टूडेंट्स की क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है, इस अभिलंब का क्या फंक्शन है? एंगल हम इससे नापेंगे, और जहां ये पृष्ठ को टच करता है वहां पर हम, वो इंसिडेंस पॉइंट होता है, यानी कि वहां पर हम प्रकाश की किरण आपतित करेंगे। तो देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये लीजिए, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण, आपतित। बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश ऐसे, जानी तो ऐसे चाहिए थी, डॉटेड करके दिखा दीजिए, जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन जब ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है। क्या बदल जाती है? वेग, चाल। तो इसलिए वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अब ये आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वायु कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में आ रही है। ठीक है, जैसे अपने वाले केस में मैंने चित्र बनाया, तो वायु क्या है? विरल है। वायु क्या है? विरल मतलब हल्की। जल क्या है? सघन। सघन मतलब गाढ़ा।
भाई वायु की अपेक्षा जल क्या है, थोड़ा गाढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, तो ये फिर अभिलंब की ओर, जाने तो ऐसे चाहिए थी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कितनी झुकी, इतनी झुक गई, तो ये होगा। ये मैं बाद में दिखाऊंगा आपको सब चीज। तो ये कौन सी किरण है, ये वाली किरण है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। अब देखिए एंगल कहां से नापेंगे, ये अभिलंब है, एंगल आप ऐसे ये लीजिए, ये आपतित किरण जो अभिलंब से बनाते हैं, आपतन कोण जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अभिलंब रहा ऐसे, ये भी आर। आप कहोगे सर आपने परावर्तन कोण को भी आर से रिप्रेजेंट, क्योंकि इसका होता है रिफ्रैक्शन, इसकी इंग्लिश क्या होती है, रिफ्रैक्शन, तो इसलिए आर से, उसमें बस आर की जगह रिफ्लेक्शन होता है, वो आर की जगह एल आ जाता है बस, और दोनों आर से डिनोट होते हैं, ठीक। तो ये चित्र आपका उसमें होगा, ठीक। तो प्रकाश, तो प्रकाश के पहले मैं अपवर्तन की क्रिया समझा रहा हूं आपको। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या हुआ, यानी कि देखो अब इसकी डेफिनेशन हम देते हैं। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने सीधे पथ से विचलित हो जाती है, जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधा पथ, अपने सीधे पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। हम एक लाइन और भी लिख देते, क्यों होती है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं, देखिए तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, देखिए जब, बहुत सुंदर तरीके से लिखे, बहुत मोस्ट, जब प्रकाश की कोई किरण, अभी फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे बच्चों जब तक मैं ना बताऊं क्या, पर जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम में जाती है, तो अपने सीधे पथ से, क्योंकि प्रकाश सीधा चलता है, सीधे पथ से विचलित हो जाती है, हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, अपवर्तन। प्रकाश की यह क्रिया, यह घटना अपवर्तन की क्रिया कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है, जिसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये डेफिनेशन होगी। इसका कारण भी मैं बस लिख देता हूँ ना, कि अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण ये क्या है, यानी कि अपने पथ से विचलित क्यों हो जाती है, अपवर्तन का कारण मैं लिख देता, शानदार तरीके से लिखता हूं, देखिए, और अब भी आप इस तरह से लिखना, अपवर्तन का कारण प्रकाश, अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है ना। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उसकी चाल बदल जाती है, इसलिए उसका पथ भी बदल जाता है। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी चाल बदलने के कारण, बदलने के कारण उसका
पथ भी बदल जाता है, पथ भी बदल जाता है। ये स्टूडेंट्स बहुत मौज। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। यदि प्रकाश की चाल ना बदलती तो ये सीधी जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और देखिए, तो ये अब प्रकाश की जो अपवर्तन है वो दो प्रकार से होता है। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। इसे बहुत अच्छी ढंग से आप करेंगे। इसे देखिए, कोई पेपर में आता है तो सिर्फ आप इतना लिखेंगे, चित्र बना सकते हो आप। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश का अपवर्तन दो प्रकार से होता है। देखिए, नंबर एक, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं ना, विरल से, जब प्रकाश किरण विरल, विरल मतलब हल्का, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन है, तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बल्कि झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये चित्र बना देंगे। ठीक है, चित्र क्या है? मैं चित्र एक, मैं लिख देता हूं चित्र एक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब पढ़ने के लिए पढ़ लिया। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब प्रकाश किरण किसमें आएगी? विरल से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, अब कहने के लिए तो बस पढ़ लिया भाई, आगे की ओर बढ़, नहीं स्टूडेंट्स, ये ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। ठीक है, देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन बताओ। जब प्रकाश, ये विकल्प देखो कितने विकल्प बन जाते हैं यहाँ पर। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? मैं लिख के दिखाता हूं, बताइए। ये विकल्प, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। चलो मैं बस आई को वैसे ले, आई इज इक्वल टू आर, आई इज ग्रेटर देन आर, आई इज लेस देन आर। ठीक, ये इनमें से कोई नहीं, कोई संबंध नहीं होता। ये तीसरा, ये पहला विकल्प ये है, दूसरा विकल्प ये है, तीसरा विकल्प ये है, चौथा विकल्प ये है, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा विकल्प ठीक है? कौन सा? क्या क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन क्या है? जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में संबंध होता है। देखो मैं दिखाता हूं, देखो आप देखिए, अगर ये सीधे जाती, देखो ये मैं यहां दिखा देता हूं, ये अभिलंब है, अगर ये ऐसे सीधे चली जाती तो ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब से ये है आपतित किरण, तो ये होगा आई, और ये है क्या? अपवर्तित किरण, ये होगी आर। तो आई बराबर आर, क्योंकि आपको पता है शीर्ष अभिमुख कोण है, जितना कोणीय होता है उतना ही कोणीय होता है। ठीक है, लेकिन अपवर्तन में तो ये क्या नीचे अंदर की ओर झुक गई, अंदर की ओर, तो ये छोटा हो गया। तो इस केस में क्या है? आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन, क्या हुआ? सॉरी ये तो
जैसे, ठीक समझ में ना। तो आर सॉरी फिर आर बड़ा है, आई ये आर क्या है, छोटा है किससे, आई से। आर छोटा है ना, देखो फ्रेंड्स ये आर, ये तो इतना सा है, ये इतना है, तो कौन सा संबंध हुआ, कौन सा संबंध ठीक हुआ, आर कौन क्या है, छोटा, यानी कि आई बड़ा है, जिधर की ओर ये मूव होता है उधर वो बड़ा होता है, तो इसमें कौन सा बड़ा है, आई, तो ये वाला विकल्प ठीक है। देखा स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आप तैयार रखिए, आपने पढ़ लिया, पेपर में बैठे नहीं हो पाएगा, ठीक। और देखते हैं और भी इसका एक चित्र भी और दिखाते हैं, पूरा अच्छी तरह से पढ़िए इसे। मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ, देखिए ये लीजिए, ये पृष्ठ है, ठीक है। अब के बाद में कुछ नहीं बना रहा, ये माध्यम है 1 और ये माध्यम है 2, ये माध्यम है 2, ये इसका क्या होगा, अभिलंब होगा, ठीक है। चलो मैं प्रकाश की किरण इससे बना रहा हूँ, ठीक, माध्यम 1 माध्यम 2, ठीक। तो देखिए प्रकाश की किरण ऐसे गई, जानी तो सीधी चाहिए थी, अब ये किधर की ओर मुड़ेगी नहीं कह सकते जब तक आपको ये ना बताओ कि माध्यम विरल है या सघन है। आप देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या ले रहा हूं, जल ले रहा हूं, और इसे कांच ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कांच, ठीक। अब बताओ माध्यम, ये जल इसके सापेक्ष कांच, कांच तो गाढ़ा हुआ ना, कांच ज्यादा ठोस है इन कंपैरिजन टू द जल, तो ये इसकी अपेक्षा क्या हुआ, सघन हुआ, और ये जल क्या हुआ, विरल हुआ। आप कहोगे सर अभी तो आपने जल को क्या लिखा था, सघन लिखा था, और यहां जल को विरल लिख दिया, ठीक है। आपकी बात का जवाब देता हूं मैं, बताइए ये लाइन छोटी है या बड़ी है, ये लाइन छोटी है या बड़ी है, बोलिए, नहीं पता। अगर देखिए इसकी तुलना में ये क्या है, बड़ी, इसकी तुलना में ये बड़ी है और इसकी तुलना में ये छोटी है, तो बच्चों ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। अमीर है कोई तो उससे भी अमीर मिल जाएगा, कोई गरीब है तो उससे भी गरीब मिल जाएगा, ठीक है। सापेक्ष तुलनात्मक अध्ययन जब हम करते हैं तब, तो ठीक है। तो तुलनात्मक अध्ययन से हम पढ़ते हैं कांच की अपेक्षा जल क्या है, विरल है, ठीक। तो देखिए तो ये क्या हुआ, विरल, विरल से किस में जाएगी, सघन में, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ये आई हो गया और ये आर, इसको एक बार स्टूडेंट चित्र बनाना, ठीक है ना। अच्छा एक बात, अगर मैं ऊपर तो जल भर दूं, नीचे क्या भर दूं, दूध, तो दूध क्या है, इससे ज्यादा गाढ़ा है, वो सघन हो जाएगा। तो अब चित्र 1, अब ये चित्र क्या है स्टूडेंट्स, 2, तो चित्र ये भी बना बच्चों, कंप्लीट नॉलेज गेन कीजिए। तो समझ में आ गया। पहला प्रकार अपवर्तन का पहला नियम क्या है, क्या सॉरी अपवर्तन का प्रकार क्या है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किससे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे पढ़ते स्टूडेंट, ठीक। ये चित्र बना लीजिए। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, उल्टा, जब वो सघन से विरल में जाएगी, ठीक। देखिए मैं इसे निकाल रहा हूं, अब इसी में बदलता हूं, देखो जब नंबर 2, चलो मैं यहां लिख देता हूं नंबर 2, जब प्रकाश किरण आपको विरल से, विरल की जगह सघन करते देता हूं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटती है, अभिलंब से दूर हटती है। देखो इसका चित्र मैं बना देता हूं, देखिए फ्रेंड्स, ये लीजिए, ये एक पृष्ठ हुआ, ठीक है। यहां पर नीचे क्या है,
चलो आपके पार में नीचे की ये लीजिए, इसे मैं कर देता हूँ, ये जल है। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। देखिए ये लीजिए पूरा, इसमें मैं नीचे क्या ले लेता हूँ, जल ले लेता हूँ। ये लीजिए, ये है जल, ऊपर है कांच, ऊपर क्या है, कांच। तो ये माध्यम कैसा हुआ, ये माध्यम कैसा हुआ, इसकी तुलना में सघन, और ये क्या हुआ, विरल, हल्का। कोई दिक्कत, ये लीजिए, प्रकाश की एक किरण ऐसे आई, जानी तो ऐसे चाहिए थी, कैसे जाएगी, जानी तो ऐसे चाहिए थी, दूर हटी। ये लीजिए आई है, और ये क्या है, आ। इस केस में देख लीजिए, इस केस में स्टूडेंट्स क्या है, देखिए इस केस में आर बड़ा है, आर बड़ा है किससे, आई से, और इस केस में आर छोटा है ना, आई बड़ा है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ चित्र, इस चित्र को दे दो, चित्र दो, ठीक, और भी बना सकते हैं। तो इन दोनों चित्रों को आप बनाना स्टूडेंट्स, ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया है, अलग अलग कलर से, ठीक है ना। ये माध्यम विरल है, ये सघन है, इसको भी याद रखना। तो ये हो गया अपवर्तन का प्रकार। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। साथ के साथ तैयारी करते रहिए, साथ के साथ डेली वीडियोज को अपनी कॉपी पर शानदार नोट्स के रूप में उतारते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक, प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। कोई लाइक ही नहीं करता, इससे पता चलता आप कितने उदासीन हैं, ठीक है ना, आप कितने मतलब न्यूट्रल हैं, ठीक। अरे जोश के साथ जिए, मेरे साथ जिए जिंदगी, ठीक है ना। आपको फिजिक्स की उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा कि आपको फिजिक्स बहुत कुछ दे के जाएगी। बहुत वीडियो डेली दो दो तो आएंगे ही, किसी दिन 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। अगर कोई रेस में पिछड़ गया तो उसकी वीडियो जल्दी चली जाएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि क्लास में पढ़ लेंगे हम, ठीक है, क्लास का बेटा कुछ नहीं पढ़ा। आप सारे हालात देख रहे हैं, कल को क्या स्थिति आती है क्या नहीं आती ये किसी को कुछ नहीं पता। अपना समय मत बर्बाद कीजिए और साथ के साथ तैयारी करते रहिए। मुझे जितनी वीडियो व्यूज आए मुझे उतनी लाइक मिलने चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब फैलाओ, जिससे ये एक पुण्य का काम होगा कि आप इनसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इसको शेयर कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक बच्चों की पढ़ाई हो सके, ठीक है। इसमें आपका लक बनेगा। लक किसे कहते हैं, लक अच्छे कामों से बनता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक।